हेलो प्यारे भैया बहनों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पुनः कार्बन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। पिछली कक्षा में हमने कार्बन के बारे में थोड़ा सा जाना था। आज कार्बन के बारे में बात करते हैं। कार्बन क्या होता है? कार्बन एक प्रकार का अधातु है जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। हमने बताया था कि प्रोटॉन जो होते हैं, प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहा जाता है और उदासीन अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भी परमाणु क्रमांक कह सकते हैं। उसके बाद में परमाणु द्रव्यमान की बात होती है। परमाणु द्रव्यमान को ए से डिनोटेड किया जाता है। ए बराबर होता है अर्थात परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है जेड प्लस एन, अर्थात जेड मतलब परमाणु क्रमांक और एन मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या। तो परमाणु क्रमांक और न्यूट्रॉनों की संख्या अर्थात 6 + 6 बराबर 12। तो जो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 12 होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया है कार्बन को? तो आधुनिक आवर्त सारणी में इसको पी ब्लॉक में रखा गया है, दूसरे आवर्त में और 14वें वर्गीय समूह बोलते हैं जिसको, उसमें रखा गया है। आवर्त किसे कहते हैं? आवर्त सारणी जब आप देखते हैं तो जो तिरछी लाइनें होती हैं इधर से इधर की तरफ, उसको कहते हैं आवर्त। तो उसमें दूसरे आवर्त में रखा गया है। वर्ग कौन सा है? 14वां वर्ग है, अर्थात खड़ी खड़ी जो लाइनें होती हैं उनको वर्ग बोलते हैं और 14वें वर्ग, 14 नंबर के वर्ग में इसको रखा गया है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, 2s2 और 2p2। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? टोटल 6। तो इनको, इसके 2 इलेक्ट्रॉन पहले उपकोष में भरा जाता है, पहले कोष के उपकोष में, यस उपकोष में, और 4 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो दूसरे कोष के यस और पी उपकोष में भरे जाते हैं। बाह्यतम कोष को पूर्ण करने हेतु आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है। हम सभी जानते हैं कि पी उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन टोटल भरे जाते हैं, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन कम है। तो 4 इलेक्ट्रॉन कम है अर्थात इसमें हमें कितने इलेक्ट्रॉन और देने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन देने, जिससे इसका बाह्यतम कोष पूर्ण हो जाए। और बाह्यतम कोष कोई परमाणु क्यों पूरा करता है? अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है तो परमाणु अस्थायी होता है और अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए परमाणु जो होते हैं वह अपने बाह्यतम कोष को पूर्ण करते हैं। तो कार्बन का जो बाह्यतम कोष होता है उसको यहाँ देखें अगर हम, तो एक कार्बन हमने बना रखा है, कार्बन का एक परमाणु समझ लीजिए है। तो इसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि इसका जो नाभिक है, नाभिक के पहले कोष में, नाभिक के बगल में जो होता है कोष, वो पहला कोष होता है। तो पहले कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। उसके जस्ट बगल वाले में कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। जिसमें से कितने इलेक्ट्रॉन हैं? केवल 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। 4 इलेक्ट्रॉनों की इसमें कमी है अभी। तो 4 इलेक्ट्रॉन, क्या कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है? दो कंडीशन हो सकती हैं। अगर ये बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉनों को त्याग दे तो इसका एक ही कोष बचेगा जिसके जो क्या है, कंप्लीट है, पूर्ण है। तो या तो 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे या 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, तो क्या होगा, इसका बाहरी कोष पूर्ण हो जाएगा। तो क्या कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है? उसकी कंडीशन समझते हैं। तो कार्बन यदि 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करना चाहे तो देखो, मान लो इसका पहला इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया। 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 प्रोटॉन थे, तो 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को अच्छे से पकड़ के रखते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया। नाभिक का जो जोर है, नाभिक की जो पकड़ है वो इलेक्ट्रॉनों पर क्या हो गई? बढ़ गई। फिर हमने एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लिया थोड़ी ऊर्जा देके बाहर से। अब बाहर से ऊर्जा दे 2 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिए। बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन बचे। नाभिक में कितने प्रोटॉन है? 6 प्रोटॉन, अर्थात प्लस चार्ज ज्यादा है तो प्लस माइनस को पकड़ के एक जबरदस्त खींचेगा। तो जानते हैं ना, जो पॉजिटिव होता है निगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो जो नाभिक है वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ जबरदस्त पकड़ के साथ खींचेगा। हमने और बहुत सारी एनर्जी दे करके एक इलेक्ट्रॉन को किसी तरह से और निकाल लिया बाहर। हम क्या कर रहे हैं? हम उसको अस्थायित्व देने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया। अब इसमें क्या हुआ? 3 इलेक्ट्रॉन बचे। प्रोटॉन कितने हैं? 6। अब एक एक इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए डबल डबल प्रोटॉन का जोर लग रहा है। हमने सोचा था कि यह अस्थायी हो जाएगा, लेकिन ये तो प्रबल अस्थायी हो गया। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन वायतम कोष में बचा हुआ बहुत तेजी से गति कर रहा है, अर्थात परमाणु हमारा एकदम अनस्टेबल है, अस्थायी हो गया। चौथे इलेक्ट्रॉन को निकालना भी क्या, बहुत मुश्किल। क्यों? क्योंकि परमाणु के जो नाभिक हैं, परमाणु का जो नाभिक है उसने जबरदस्त पकड़ के साथ खींचा हुआ है तीनों इलेक्ट्रॉनों को। तो इसका चौथा इलेक्ट्रॉन निकालना जो है लगभग इम्पॉसिबल होता है। तो इसलिए हम कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉनों का दान नहीं करवा पाते, अर्थात कार्बन अपने चारों इलेक्ट्रॉनों का दान कभी नहीं करता है। चलिए देखते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन्स को दे दें, हो सकता है इसका भला हो जाए कुछ। एक इलेक्ट्रॉन हमने इसको दिया बाहर से। पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6। अब इलेक्ट्रॉन हो गए 7। पहले प्रोटॉन थे 6, 6 को आराम से पकड़ के रख रहे थे, 6 इलेक्ट्रॉनों को। 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, थोड़ी पकड़ क्या हो गई, कमजोर हो गई। एक इलेक्ट्रॉन हमने और ऐड किया।
पकड़ थोड़ी प्रोटॉनों की और कमजोर हुई। इलेक्ट्रॉन अब क्या हो रहे हैं, भागने का प्रयास कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन किसी तरह से हमने और ऐड करा दिया बाहर से एनर्जी दे करके। अब तो इसका संभालना इम्पॉसिबल। 6 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉनों को संभालने में क्या हो जाते हैं, अक्षम हो जाते हैं, नहीं संभाल पाते, तो क्या होगा, फिर अगला इलेक्ट्रॉन इसमें हम डाल ही नहीं सकते। तो कार्बन परमाणु ना तो 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है और ना 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग ही कर सकता है। तो करता क्या है, यह अपने चारों इलेक्ट्रॉनों के साथ दूसरे परमाणुओं के साथ जुड़ करके एक सहसंयोजी आबंध बनाता है। सहसंयोजी आबंध क्या होता है, परमाणुओं के द्वारा इलेक्ट्रॉनों की आपसी साझेदारी से बनने वाला जो आबंध होता है, वो होता है सहसंयोजी आबंध। इसमें दो परमाणु आपस के इलेक्ट्रॉनों को आसपास रखते हैं और एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और दोनों के स्टेप पूर्ण करते हुए एक दूसरे को स्टेबल कर देते हैं, अस्थायी कर देते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये हमारा एक कार्बन परमाणु था जिसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन थे। 4 हाइड्रोजन ने आकर के, हाइड्रोजन क्यों आएगा भाई, हाइड्रोजन को क्या जरूरत पड़ी है, तो हाइड्रोजन का भी बाहरी कोश अपूर्ण है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इसका एक ही कोश होता है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, जबकि इस उपकोश में या पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2। तो अपना ये बाहरी कोश पूर्ण करने के लिए ये भी जरूरतमंद है, तो अपनी जरूरत के हिसाब से ये आता है कार्बन के पास। कहता है कि मेरा भी बाहरी कोश खाली, तुम्हारा भी बाहरी कोश खाली, आप पूर्ण करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर लेता है। अभी 4 हाइड्रोजन आकर के 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ साझा करके और कार्बन के साथ ऐसे जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ साझा कर रहे हैं उन इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं, साझेदारी के इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर सबका अष्टक पूर्ण है। नहीं समझ में आ रहा है, देख लेते हैं। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का क्लाउड है। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, एक। चाहिए कितना था, 2। ठीक है, तो एक था, एक और मिल गया, 2 हो गया, मतलब इसका अष्टक पूर्ण है। इस हाइड्रोजन का भी इसके क्लाउड में देखो 2 इलेक्ट्रॉन, इसके क्लाउड में भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके क्लाउड में भी 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब हाइड्रोजन, सभी हाइड्रोजन का बाहरी अष्टक पूर्ण हो गया, मतलब बाहरी कोश पूर्ण हो गया। अष्टक नहीं बोलेंगे, बाहरी कोश पूर्ण हो गया। यहाँ अष्टक थोड़ी है, अष्टक मतलब 8 होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो अष्टक बोलते हैं। यहाँ बाहरी कोश पूर्ण हो गया तो हाइड्रोजन क्या हो गया, अस्थायी हो गया। अब कार्बन का देखते हैं, तो कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, 8 इलेक्ट्रॉनों की। कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन और मिल जाते तो 8 हो जाते, टोटल 8 होना चाहिए। तो कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8। ये कार्बन का क्लाउड है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब कार्बन की भी वैलेंसी क्या हो गई, कार्बन का भी अष्टक पूर्ण हो गया, मतलब कार्बन का भी बाहरी कोश पूर्ण हो गया। अब कार्बन भी अस्थायी। तो इस प्रकार से कार्बन जो है अपने दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा करके इन हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके कौन से बंध बनाता है, एकल बंध बनाता है। आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा होगा, ये सब एकल बंध बने हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। और एकल बंध को एक और नाम देते हैं, सिग्मा बंध। एकल बंध का दूसरा नाम क्या है, सिग्मा बंध। एकल बंध को ही क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बंध बोलते हैं। इसको हम सिग्मा बंध भी बोलते हैं, सिग्मा आबंध भी बोलते हैं। अगली लाइन लिखिए, कार्बन कभी 5 बंध नहीं बनाता। 5 आबंध क्यों बनाएगा भाई, क्योंकि इसके बाहरी कोश को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए। तो अपनी 5 इलेक्ट्रॉनों से क्यों साझा करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। फिर तो अनस्टेबल तो होना चाहेगा नहीं, तो कार्बन कभी 5 आबंध नहीं बनाता है। ठीक है, अगली अगली बार में क्या देख रहे हैं, अगली लाइन में हम देख पा रहे हैं, कार्बन और कार्बन ने आपस में बंध बना रखे हैं और यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन साझा हो रहे हैं। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन साझा होते हैं तो डबल बंध बनता है, द्विक आबंध बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। जब 4 इलेक्ट्रॉन साझा करके द्विक आबंध बनता है, जिसमें से एक आबंध तो होता है, जब 2 आबंध आपको कहीं साथ में दिखे तो उसमें से एक आबंध जो होगा वो सिग्मा होगा और दूसरा आबंध जो होगा वो क्या होगा, पाई आबंध होगा। इसको नाम देते हैं, एक सिग्मा आबंध और दूसरा पाई आबंध। अगर कार्बन और कार्बन ने आपस में 3-3 इलेक्ट्रॉन साझा कर रहे हैं, मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है, तो 6 इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है, त्रिक आबंध बनता है। तो इसमें से त्रिक आबंध में से एक आबंध तो होता है क्या, सिग्मा, और ये जो 2 आबंध होते हैं क्या होते हैं, ये 2 पाई आबंध होते हैं। तो जैसा कि हमने नीचे दिखा रखा है, एकल आबंध अगर होगा तो एकल आबंध में केवल एक सिग्मा आबंध होगा। द्विक आबंध अगर है तो एक सिग्मा और एक पाई आबंध होगा, और त्रिक आबंध अगर है तो एक सिग्मा और 2 पाई आबंध होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम
समझ सकते हैं कि कार्बन जो आबंध बना रहा है दूसरे यौगिक को इसके साथ जुड़ रहा है तो कैसे कैसे आबंध बनाता है, तो 3 प्रकार के आबंध बनाता है, ठीक है। सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बंध केवल होते हैं, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और डबल पाई बॉन्ड पाए जाते हैं।